ट्वेल्थ क्लास के बाद में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन सभी स्टूडेंट्स को ये होता है कि अब आगे करियर ऑप्शन किस फील्ड में चुना जाए, मतलब हमारे पास करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं, करियर को एक्चुअल में परस्यू किस फील्ड में किया जाए। ये सभी स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा एक बोल सकते हैं कि क्वेश्चन होता है, एक केओस उनके दिमाग में बने रहते हैं कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। तो आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो पूरी तरीके से हमारे ट्वेल्थ वाले जो विद्यार्थी हैं, ट्वेल्थ क्लास जो पास कर चुके हैं, उन्हीं विद्यार्थियों को डेडिकेटेड है और हम आपकी कुछ हेल्प करना चाहते हैं ये चूज़ करने में कि आप कौन सा करियर चूज़ करें। अब देखिए, हमेशा आपने ये सुना होगा सभी लोगों को कहते हुए कि हमेशा अपने पैशन की तरफ जाओ, और पैशन की तरफ जाने का सबसे अच्छा फ़ायदा या बेनिफिट ये होता है कि जब हम अपनी पैशनेट वाली फील्ड में गए होते हैं तो हमें कभी भी ऐसा नहीं लगता कि हम कोई जॉब कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अगर क्रिकेटर बहुत अच्छे हैं, अब आपने अपना जो करियर है वो क्रिकेट वाली फील्ड में बना लिया, आप क्रिकेटर बन गए बहुत ही अच्छे, तो आप जब भी खेलेंगे तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई जॉब करें, आपको 9 to 5 कोई जॉब करनी है। और आप उस काम को, जब आपको प्यार करते हैं उस काम से, तो आप इतने डेडिकेटली करते हैं कि आप उस काम को करने में थकते नहीं हैं। आप सुबह 4 बजे, रात को 12 बजे कभी भी प्रैक्टिस करोगे और पैशन के साथ में वो चीज़ करोगे। सिंगिंग आप करना चाहते हैं तो यही चीज़ सिंगिंग में भी अप्लाई होती है। लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो मल्टी टैलेंटेड होते हैं, जो किसी पर्टिकुलर एक टैलेंट को लेके नहीं चलते कि हम में यही एक केवल टैलेंट है, बल्कि मल्टी टैलेंटेड होते हैं। और इस मल्टी टैलेंटेड होने के एक फ़ायदा भी और एक नुकसान भी है। बेनिफिट ये होता है कि ये मल्टीपल फील्ड्स में जाने के अपने करियर ऑप्शंस को ओपन कर लेते हैं कि ये कहीं पर भी जा सकते हैं। नुकसान इसका ये होता है कि बहुत समय तक ये क्लियर नहीं हो पाते अपने माइंड में कि हमें एक्चुअल में करना क्या है, कौन सी वाली फील्ड हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगी। कई बार तो ऐसा होता है कि अपना पैशन भी समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में पैशन क्या है, और ट्वेल्थ के जस्ट बाद तो ये पैशन समझ में बिल्कुल नहीं आता। तो बस आज का ये जो वीडियो है ये आप ही को डेडिकेटेड है। इतनी सारी फील्ड्स हम आपके सामने एक्सप्लोर करने वाले हैं। आप अपने ऑप्शन को खुद ही चूज़ कर सकते हैं, आप अपना पैशन यहीं पर ढूंढ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तीनों ही बैकग्राउंड, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, तीनों के ही करियर ऑप्शंस यहाँ पर हम लोग आपके सामने बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो ये, आप यहाँ पर देखें, साइंस अगर बैकग्राउंड से को आप फॉलो कर रहे हैं, तो अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए कौन से ऑप्शंस हैं? आप या तो मैथ्स वाले होंगे, पीसीएम और पीसीबी दोनों को मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। अगर आप मैथ्स आपने अगर लिया हुआ था 10th क्लास में तो पीसीएम के लिए आपके करियर ऑप्शंस ये हैं। लेकिन अगर आपने बायो लिया था तो पीसीबी अगर आप बिलोंग कर रहे हैं, बायोलॉजी वाले हैं, तो आपके करियर ऑप्शंस ये हैं। अब सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलर देखा जाए, जो मैथ्स साइंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है वो है बीटेक। और मैथ्स जब लिया जाता है तो ये लिया भी इसलिए जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा कि हमारे सामने बहुत सारे करियर ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो मैथ्स वाले जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने भी पीसीएम लिया है वो बहुत सारे वेरियस फील्ड्स, जो आर्ट्स और कॉमर्स वाली फील्ड्स हैं, उसमें भी जा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं क्लोजली बोलूं कि सिर्फ मैथ्स वाले विद्यार्थी कौन कौन सी स्ट्रीम्स में जा सकते हैं, ऐसी कुछ स्ट्रीम्स जिसमें दूसरी स्ट्रीम के विद्यार्थी नहीं जा सकते, तो यहाँ पे वो कन्फाइंड वाली स्ट्रीम्स मैंने लिखी हुई हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलर बीटेक कोर्स होता है। आप अगर इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप टेक्नोलॉजी में अपना योगदान दें देश की, और आपको अच्छा लगता है टेक्निकल काम करने में, अपने घर में इलेक्ट्रिक का काम करने में आपको अच्छा लगता है, या कोई भी ऐसी टेक्निकल काम करने में आपको अच्छा लगता है, कार को खोल के देखने में आपको अच्छा लगता है, तो आप बिल्कुल कहाँ जा सकते हैं, ये बीटेक कर सकते हैं। वेरियस फील्ड्स में बीटेक होता है। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले सेक्टर में जा सकते हैं, और उसके अलावा आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। आप सिविल बिल्डिंग्स बनाना आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक बैचलर डिग्री कोर्स है जो 4 साल का कोर्स होता है। तो बीटेक में आप जा सकते हैं और इसमें प्रवेश लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करनी पड़ेगी। अगर आप आईआईटी एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आपको एंट्रेंस दिलवाती है, तो ना केवल आप इंडिया में बल्कि आप फॉरेन में भी अपने करियर ऑप्शंस बना सकते हैं। तो ये बीटेक सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। उसके बाद आता है इंजीनियरिंग, जो इसी का ही एक सब टाइप मान सकते हो, सब टाइप नहीं बोलोगे, इसी का एक टाइप मानोगे आप। बीटेक जो होता है वो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, मतलब इंडिया द्वारा एफिलिएटेड है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ से किया जाता है बीटेक। और बीई जो कोर्सेज हैं, ये बीई कोर्सेज दूसरी यूनिवर्सिटी से, मान लीजिए आपका आईआईटी क्वालिफाई नहीं हुआ लेकिन बनना तो आपको इंजीनियर है, तो आप बिल्कुल मन मत छोटा कीजिए, आप बीई में भी जा सकते हैं। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इसे कहा जाता है। सारे कोर्सेज जो बीटेक में प्रोवाइड किए जाते हैं, मैक्सिमम वो कोर्सेज आपके इंजीनियरिंग में भी प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका बीएसए। ये जो बीएसए है, ये बीएसए कोर्स क्या है?
BSA कोर्स होता है बैचलर ऑफ साइंस इन अकाउंटेंसी। तो बैचलर ऑफ साइंस इन अकाउंटेंसी, मैथ्स तो आपने ले लिया लेकिन आपको हिसाब किताब करना अच्छा लगता है, आपको ये अच्छा लगता है कि कैसे अपने फाइनेंस को मैनेज किया जाए, तो आप बिल्कुल बैचलर ऑफ साइंस इन अकाउंटेंसी में जा सकते हैं, ठीक है। NDA जो है, अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको NDA की एग्जाम बाकायदा क्वालिफाई करनी पड़ेगी। इसके बहुत सारे फील्ड्स हो जाते हैं, जैसे NDA, CDS, ये वाली जो एग्जाम्स हैं इनको क्वालिफाई करके, इनका एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करके आप देश की सेवा में जा सकते हैं, आप सैनिक बन सकते हैं और सैनिक में भी बड़ी पोस्ट ले सकते हैं, मेजर, लेफ्टिनेंट, ये वाली पोस्ट ले सकते हैं। रेलवेज में भी आप जा सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम, वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स जो होती रहती हैं, तो उन एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाई करके आप रेलवेज में जा सकते हैं। वहीं कमर्शियल पायलट का आप कोर्स कर सकते हैं। तो कमर्शियल पायलट का जो कोर्स है, ये पायलट अगर आपको उड़ना पसंद है, आपका सपना है कि आप जहाज उड़ाएं, हवाई जहाज उड़ाएं, तो बिल्कुल आप कमर्शियल पायलट वाली फील्ड में भी जा सकते हैं। और लास्ट में आता है आपका BArch जो है, तो ये जो BArch है ये बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर है। मैंने बताया था यहाँ पे एक सिविल इंजीनियरिंग होता था, जिसमें आपको अगर रोड्स में बहुत इंटरेस्ट है कि रोड्स कैसे बनाए जाते हैं, बिल्डिंग में कैसे मटेरियल लगाया जाता है, बिल्डिंग में इंटीरियर डिजाइनिंग में आपको बहुत ज़्यादा अगर इंटरेस्ट है, तो आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ये जो BTech है, इसमें सिविल इंजीनियरिंग के अलावा आप BArch भी ले सकते हैं। करियर ऑप्शंस इससे आपके ये बन जाते हैं कि आप सिविल इंजीनियर तो बने ही बने, साथ ही साथ जो इंटीरियर डिजाइनिंग होता है, जो बिल्कुल आप बोल सकते हैं टेक्निकल इंटीरियर डिजाइनिंग है, कि आप बाकायदा मैप्स के थ्रू जो पूरा बिल्डिंग का ढांचा, उस बिल्डिंग के ढांचे को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ पर सीखेंगे, BArch में सीखेंगे। तो ये सारी फील्ड्स जो थी, हो सकता है इनमें कुछ फील्ड्स रह भी गई हों, लेकिन मोस्ट पॉपुलर मैंने यहाँ पर बताई, जो मैथ्स वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए जो इन करियर ऑप्शंस में चूज़ कर सकते हैं। अब मैं आती हूँ बायोलॉजी वालों पर। तो बायोलॉजी जनरली वही स्टूडेंट्स लेते हैं जो मेडिसिन में इंटरेस्ट रखते हैं, मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं। अब इसका जो सबसे पॉपुलर कोर्स है, वो सबसे पॉपुलर कोर्स है आपका MBBS सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जिसकी डिग्री लेकर 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स रहेगा, और इसकी डिग्री लेने के बाद आप एफिलिएटेड डॉक्टर बन सकते हैं और आप सर्जन भी बन सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, मेडिकल फील्ड में बहुत सारी उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम थोड़ी सी मुश्किल होती है, आपको एम्स में एडमिशन लेना पड़ेगा, और जो एग्ज़ाम है वो एंट्रेंस एग्जाम मेडिकल वाली क्लियर यहाँ पर करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा टफ होती है, और बोला जाता है ऐसा कि जनरली इसमें बहुत पैसा लगता है MBBS डिग्री करने में, लेकिन फिर भी अगर आप बहुत टैलेंटेड है और आपको ऐसा लगता है कि आप स्कॉलरशिप के थ्रू जा सकते हैं, तो बिल्कुल आप MBBS की तरफ जा सकते हैं। अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बैकग्राउंड साउंड नहीं है आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, फिर भी आप MBBS का सपना देखते हैं, तो वेरियस स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाती है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जिन स्कॉलरशिप्स को लेकर आप बहुत ही कम पैसों में MBBS जो डिग्री है उसको ले सकते हैं। बस MBBS करने के लिए आपको अपने माइंड को ये सेटअप करना पड़ेगा कि आपको डॉक्टर बनना है, मतलब डॉक्टर ही बनना है। आपके दिमाग में कुछ नहीं है, कोई फ्रेंड सर्कल नहीं, कुछ नहीं, कोई सोशल लाइफ नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और टफ होती है। ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों की जान से डील करेंगे, ज़िंदगी से डील करेंगे, और ज़िंदगी से डील करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रैक्टिस मांगती है, डेडिकेशन मांगती है वाली फील्ड है। मान लीजिए कि अगर MBBS की जो एंट्रेंस एग्जाम्स है उसमें आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, आपके कुछ मार्क्स कम रह गए, लेकिन आपको तो कोई सा भी डॉक्टर बनना है, तो आपके सामने एक और फील्ड खुल जाती है जो है डेंटिस्ट वाली। तो BDS एग्जाम इसमें आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप कट ऑफ के तक मार्क्स ले आते हैं तो आप BDS को क्वालिफाई करके बैचलर ऑफ डेंटिस्ट एंड साइंस, ये वाला जो है, इससे आप डेंटिस्ट का डिग्री ले सकते हैं। उसके बाद अगर डेंटिस्ट नहीं बनना है, आप होम्योपैथी में अगर इंटरेस्ट रखते हैं या फिजियोथेरेपी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये दोनों फील्ड्स आपके लिए हैं। बैचलर ऑफ होम्योपैथी इन मेडिसिन एंड साइंस, तो बैचलर ऑफ होम्योपैथी इन मेडिसिन एंड साइंस BHMS जो डिग्री है वो आप ले सकते हैं। इसमें बस एलोपैथिक दवाइयों का यूज़ नहीं होता, होम्योपैथिक दवाइयों का यूज़ होता है। और प्रेजेंट सिनेरियो में अगर देखा जाए तो लोग एलोपैथिक दवाइयों से दूर भी जा रहे हैं, मेडिसिन से दूर भी जा रहे हैं। तो भविष्य में इसमें चांसेस आपके जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो सकता है। BPT बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है। उसके अलावा B फार्मा आप कर सकते हैं। B फार्मा आपको सिर्फ मेडिसिन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और आप चाहते हैं कि मेडिसिन के थ्रू ही आप लोगों की भलाई करें, अगर वही आपका पैशन है, मेडिसिन बनाना सीखना चाहते हैं, अलग अलग केमिकल्स का यूज़ करके कैसे ह्यूमन बॉडी को ठीक किया जा सकता है, कैसे एक अच्छी मेडिसिन बनाई जा सकती है, उसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आप B फार्म में जा सकते हैं। B फार्मा में जाने के जरिए एक इंपॉर्टेंट ये भी हो सकता है कि आप एक और करियर ऑप्शन कॉस्मेटिक्स में अपना बना सकते हैं। आप कॉस्मेटिक्स वाली फील्ड में भी यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि कॉस्मेटिक्स में जो क्रीम्स यूज़ होती हैं, जो जेल्स यूज़ होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक प्रकार है मेडिसिन का ही, जो B फार्मा वाले विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से समझ में आता है। उसके बाद आता है आपका BAMS आयुर्वेदिक। आप जानते हैं कि लोग कितना ज़्यादा आयुर्वेद को पसंद कर रहे हैं और ऑर्गेनिक
की तरफ जा रहे हैं तो आयुर्वेद की तरफ तो जा ही रहे हैं। तो आयुर्वेद वाला जो है वो ये है। और अगर आप यूनानी मेडिसिन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो BUMS जो फील्ड है ये है। तो ये सब पूरी मेडिसिन से रिलेटेड है। अगर आपने बायोलॉजी लिया है और आप चाहते हैं कोई ऐसा करियर ऑप्शन चूज करें जो बायोलॉजी वाले विद्यार्थी कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता, तो ये सारे जो करियर ऑप्शंस है ये करियर ऑप्शंस आपके लिए ओपन है। ये तो हुई बात हमारी साइंस स्ट्रीम वाले विद्यार्थियों के लिए। अब उनकी बात करते हैं जो विद्यार्थी कॉमर्स लेते हैं। अब कुछ समय पहले तक, आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले अगर देखा जाए तो कॉमर्स और आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को ये माना जाता था कि शायद ये दिमाग से कमज़ोर हैं या इनके मार्क्स कम आए हैं इसीलिए इन्होंने कॉमर्स ले लिया था, 10th में मार्क्स कम आए इसीलिए इन्होंने कॉमर्स ले लिया या आर्ट्स ले लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ये जो बिल्कुल मिथ्या है, इस मिथ्या को दूर कर दिया गया है बहुत सारे IAS ऑफिसर्स के द्वारा। तो आर्ट्स को तो बहुत ही ज़्यादा हीन निगाहों से देखा जाता था। और आपने देखा होगा कि टीना डाबी का नाम आप सभी जानते हैं। वो कौन सी फील्ड से थी? वो BA बैचलर ऑफ आर्ट्स उन्होंने किया हुआ था। ठीक है, तो अब बिल्कुल आप इन फील्ड्स को एकदम नीची नज़रों से नहीं देख सकते। हालांकि अगर मैं कॉमर्स की आपको बात कहूँ तो कॉमर्स को पढ़ने के बाद में आप फाइनेंस मैनेजमेंट समझ पाते हैं। और जब आप फाइनेंस मैनेजमेंट समझते हैं आपको एक बात दिमाग में सोचनी पड़ेगी। आप कुछ भी करते हैं, आप चाहे लॉयर हैं, आप चाहे डॉक्टर हैं, आप चाहे कोई बिजनेसमैन है, आपको ज़रूरत पड़ेगी अपने फाइनेंस को मैनेज करने की। आप 1 लाख रुपए महीने का कमाते हैं, चाहे 1 करोड़ रुपए महीने का कमाते हैं, अगर आपको उसको मैनेज करना नहीं आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं निर्धनता की ओर जाएंगे और बुढ़ापे तक आपको काम करना पड़ेगा। कैसे हम बुढ़ापे तक काम ना करें और हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, ये इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ से आएगा मैनेज करना? ये आपको कॉमर्स से ही आएगा। तो बिल्कुल भी हीन निगाहों से ना देखा जाए इसे। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इसमें क्या क्या ले सकते हैं। देखिए, आप CA/CS कर सकते हैं, ऑब्वियसली बात है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बोला जाता है तो CA/CS आप कर सकते हैं। CMA भी इसी का एक रूप होता है, तो CMA जब वाला जो कोर्स है वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप सीधी सिंपल सी लाइफ जीना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि अभी 12th के बाद तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा एग्जैक्ट करियर ऑप्शन चूज़ करूँ, अभी मुझे 3 साल और चाहिए समझने के लिए, तो आप सीधा सा फिर BCom कर लीजिए। और BCom करने के ड्यूरेशन में आप अपनी इंटरेस्ट को समझिए और फिर आप बाकी की चीज़ों को बाद में देखते रहना। BBA MBA आप बिल्कुल कर सकते हो। हालांकि ये जो BBA MBA है ये मैथ्स वाले स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, मतलब कोई से भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स इसमें आ सकते हैं। बीकॉम मैंने ऑलरेडी बता दिया, इसको मैंने डबल बार लिख लिया। तो BCom आप कर ही सकते हो। ये सारी चीज़ें जो हैं ये कॉमर्स वाली फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए खुली हुई हैं, ओपन है। एक और इम्पॉर्टेंट सा कोर्स है जो है BBI, बैचलर ऑफ बैंकिंग बोला जाता है इसे, बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट, अगर आप बैंकिंग के सेक्टर में अपने करियर बनाना चाहते हैं तो बाकायदा एक डिग्री है आपके लिए जो है बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो इसमें आप इस कोर्स को करके आप फिर से वही बात मैंने जो बोली कि फाइनेंस मैनेजमेंट सीख सकते हैं, पूरे देश का कैसे फाइनेंस मैनेजमेंट होता है इन चीज़ों को आप समझ सकते हैं, बैंक कैसे काम करते हैं इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप BBI भी कर सकते हैं। तो ये करियर ऑप्शन है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। अब मैं आती हूँ आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए जो क्रिएटिव बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स क्रिएटिव होते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन कि पढ़ाई से उनका नाता टूट गया। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, बैचलर ऑफ आर्ट्स अगर आप करते हैं, जैसे मान लीजिए कि बैचलर ऑफ आर्ट्स आपने किया इंग्लिश लिटरेचर में, अगर आपका साहित्य में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप किताबें आप पढ़ोगे, आपको जो साहित्य था उसकी हिस्ट्री समझ में आएगी, आने वाली चीज़ों की भी हिस्ट्री आपको समझ में आएगी। मतलब अभी तक जो साहित्य लिखा हुआ है, पढ़ने के शौकीन हो तो बैचलर ऑफ आर्ट्स आप कर लो इंग्लिश लिटरेचर में। हिंदी साहित्य पढ़ने के शौकीन है, कि कविताएँ पढ़ने के शौकीन है, कवि की तरह अपना जो करियर है वो बनाना चाहते हैं, बाकायदा एक डिग्री के साथ में बनाना चाहते हैं, तो BA इन हिंदी साहित्य भी आप कर सकते हैं, हिंदी लिटरेचर किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे डिपार्टमेंट्स के भी BA होते हैं। जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस में आपने BA किया तो बैचलर ऑफ आर्ट्स इन पॉलिटिकल साइंस, ये पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स इनमें अगर आप BA करते हैं, सही बोल रही थी मैं फालतू में, अगर आप BA करते हैं तो आप अपना जो करियर ऑप्शन है वो UPSC वाले सेक्टर में भी बना सकते हैं, MPPSC वाले सेक्टर में भी बना सकते हैं। क्योंकि एक जो सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए आपने BA किया पॉलिटिकल साइंस में, तो वो पॉलिटिकल साइंस कहीं ना कहीं PSC में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, UPSC में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो कोई सा भी एक सब्जेक्ट चूज़ करके आप उसमें डिग्री ले सकते हैं कि एक सब्जेक्ट तो हमारा पूरी तरीके से अच्छे से हो जाए, इवन हम UPSC का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें भी उसको आगे जाके चूज़ करें। तो BA इस तरीके से छोटी मोटी बात मत समझो। अगर आप
पैशन के साथ पढ़ रहे हैं, उसे बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हैं, तो ये भी आगे जाके आपके करियर में 4 चांद लगाएगा। इसके अलावा आप BHM कर सकते हैं, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। आप अगर पढ़ाई की फील्ड से थोड़ी सी डिफरेंट अपनी फील्ड देखते हैं, खाना बनाने के शौकीन हैं, अगर खाना बनाने के शौकीन नहीं भी हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं, कि आप कोई पार्टी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो ये जो है BHM, ये वाला आप कोर्स कर सकते हैं, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट इसे कहा जाता है। BSW बैचलर ऑफ सोशल वर्क इसे कहा जाता है, ये कोर्स कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। BJMC ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कोर्स है अगर आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, तो बैचलर ऑफ जर्नलिज्म इन मीडिया कम्युनिकेशन, ये जो कोर्स है, इस कोर्स को करके आप एंकर बन सकते हैं, RJ वाली फील्ड में भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप जो जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट भी बन सकते हैं। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर आप जाना चाहते हैं, आप बहुत ही फेमस होना चाहते हैं, नेम और फेम दोनों आपको चाहिए, तो आप BJMC वाला कोर्स कर सकते हैं, बाकायदा बैचलर डिग्री प्रोवाइड की जाती है इसमें। अगला है आपका बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। अगर आपको आर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वेरियस आर्ट्स में, मान लीजिए पेंटिंग बनाना अच्छे से आती है, रंगोली बनाना अच्छे से आती है, या कोई और स्केचिंग आप अच्छे से कर लेते हैं, कैलीग्राफी आपकी बहुत अच्छी है, तो आप उसी में अगर अपना करियर देखते हैं तो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स आप कर सकते हैं। और बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के अब आजकल आपके करियर ऑप्शंस ये भी हैं कि आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग ब्लॉग्स बनाते हैं, तो ब्लॉग्स बना के आप बहुत अच्छे यूट्यूबर बन सकते हैं, तो नेम ऑफ फेम दोनों आपको यहाँ पर मिलेगा BFA में। अगर फैशन इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं, मॉडल तो बिल्कुल मॉडलिंग तो कर ही सकते हो, तो मॉडलिंग भी कर सकते हो। इसके अलावा आप अगर फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, आपको बहुत अच्छे से कपड़ों को डिज़ाइन करना आता है, तो आप फैशन डिज़ाइनिंग वाला कोर्स यहाँ से कर सकते हैं। आगे जाके आपके करियर ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे कि जब आपने बाकायदा डिग्री ली है और आप पूरी तरीके से उसी में इन्वॉल्व हैं, तो आप बहुत बड़ा एक अपना ब्रांड भी बना सकते हैं जो फैशन डिज़ाइनिंग या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री से संबंधित है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत की बहुत तेज़ी से फैलती हुई एक इंडस्ट्री है, उसमें कहीं ना कहीं आप जुड़ सकते हो फैशन में कोई भी डिग्री लेके, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एनिमेशन। आप एनिमेशन आजकल जितने भी वीडियोस देखते हो ना, उन वीडियोस में आपको एनिमेशन जरूर मिलेगा। तो एनिमेशन अब सिर्फ सीमित नहीं रहा है कार्टूनिंग से, सिर्फ कार्टून से सीमित नहीं है, बाकी चीज़ों से भी सीमित है। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में जाके भी एनिमेशन करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप एनिमेशन कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल 3D मूवीज़ बन रही है, तो एक्चुअल में जो स्टंट्स किए जाते हैं वो ओरिजिनल स्टंट्स बहुत कम होते हैं। 80% जो स्टंट्स है वो एनिमेटेड ही दिखाए जाते हैं, तो वहाँ पे आप अपना करियर ऑप्शन बना सकते हैं। जितना ज़्यादा डेडिकेटली, बहुत पैशन से आप इसमें सीखते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे और आप इसमें एक्सप्लोर करते जाएंगे, वैसे वैसे आपके करियर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर होते जाएंगे, ठीक है। लास्ट में आता है आपका टूरिज्म। तो टूरिज्म वाला क्षेत्र सबसे ज़्यादा इकोनॉमी लेकर आता है तो किसी भी देश के लिए, तो टूरिज्म में आप करके आपको मैनेजमेंट आएगा समझ में, और बहुत सारी चीज़ें आप टूरिज्म वाला फील्ड अपने लिए ओपन कर सकते हैं। समझने वाली एक बात यह है कि ये जो आर्ट्स वाली चीज़ें हैं ना, मान लीजिए कि आपने अभी आपका दिमाग नहीं चल रहा है 12th के बाद और आपने सोचा कि कोई भी ग्रेजुएशन कर लेता हूँ, मैं तो BCom कर लेता हूँ, या फिर BSc, एक प्लेन, मैं BSc बतानी भूल गई थी, बैचलर ऑफ साइंस। तो बैचलर ऑफ साइंस ही अगर आपको करना है, आप मैथ्स वाली फील्ड के हैं, बैचलर ऑफ साइंस इन बायोटेक्नोलॉजी, ये बैचलर ऑफ साइंस वाले तो करियर ऑप्शंस आपके हैं ही साइंस स्ट्रीम। तो आप अगर साइंस की स्ट्रीम से बिलोंग कर रहे हैं, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ग्रेजुएशन करने के दौरान आपको ऐसा लगा कि अब हम आर्ट्स की फील्ड में जा सकते हैं, तो उसके बाद भी आप इनके जो मास्टर वाले कोर्सेज हैं, वो मास्टर वाले कोर्सेज कोई भी कर सकता है। तो साइंस स्ट्रीम वाले, आर्ट्स स्ट्रीम वाले, कॉमर्स स्ट्रीम वाले, सभी आर्ट्स वाली फील्ड में तो सभी के लिए ओपन होती हैं, ठीक है। तो ये था आपका कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद अब हम आगे की बात करें, अगर आप ऑल स्ट्रीम से संबंधित हैं, मतलब आप चाहते हैं, ऑल स्ट्रीम से संबंधित हैं तो मैंने गलत वर्डिंग यूज़ कर लिया, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी फील्ड से हैं और आप एक ओपन फील्ड चाहते हैं, कुछ ओपन फील्ड चाहते हैं, कुछ ओपन करियर ऑप्शंस चाहते हैं कि हम कोई भी चला जाए उनमें, तो वो करियर ऑप्शंस आपके ये हैं। देखिए BJMC जो मैंने अभी आपको बताया था, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मीडिया कम्युनिकेशन, ये वाला कोर्स किया जा सकता है। बैचलर ऑफ सोशल वर्क किया जा सकता है। CA और CS सबके दिमाग में होता है कि सिर्फ कॉमर्स वाले स्टूडेंट करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मैथ्स लिया हुआ है आपने, आप साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तब भी आप CA CS कर सकते हैं, और इसी से रिलेटेड है आपका CMA, ये भी आप कर सकते हैं। नर्सिंग वाला जो सेक्टर है इसमें भी आप जा सकते हैं। मान लीजिए कि आपने मैथ्स तो ले लिया था 10+2 में, लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे तो ना कहीं मेडिसिन में ही जाना है, मुझे तो लोगों की सेवा ही करनी है, तो आप नर्सिंग वाले सेक्टर में जा सकते हैं। फिर से एंट्रेंस एग्जाम होती है, पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, तो GNM और ANM से इनकी एंट्री होती है और उसके बाद प्रमोशन हो के और आप नर्सिंग वाले सेक्टर में जा सकते हैं। और ये जो नर्सिंग वाला करियर ऑप्शन है, ये सिर्फ हमारे देश तक ही सीमित नहीं है, आप अगर फॉरेन में भी अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और लास्ट में आता है आपका जो LLB है,
तो लॉ के सेक्टर में जाना चाहते हैं, लोगों को न्याय दिलवाना चाहते हैं, तो एलएलबी वाले सेक्टर में आप जा सकते हैं। एलएलबी करने के ड्यूरेशन में भी सेकेंड ईयर के बाद में आपका जो फाइनल ईयर होता है उसमें, या फिर एलएलबी पूरा करने के बाद आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हैं कोर्ट्स में जाके। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, कुछ एग्जाम्स आपकी होती हैं, जैसे एडीपीओ की एग्जाम होती है, तो ऐसी समय समय पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाली एग्जाम्स निकलती हैं, उनको क्वालिफाई करके एक बहुत अच्छे एडवोकेट आप बन सकते हैं। तो अगर आपके दिमाग में कि मुझे तो जस्टिस दिलवाना है, मतलब मुझे सिस्टम में जाना भी है और मुझे सिस्टम को सुधारना भी है, कहीं ना कहीं एलएलबी बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है। और बहुत सारे आपको पॉलिटिशियंस जो दिखते हैं वो एलएलबी किए हुए रहते हैं, आप एक बहुत अच्छे वक्ता बन जाते हैं एलएलबी करने के बाद। तो ये सारे करियर ऑप्शंस थे ऑल स्ट्रीम्स के लिए, आपने चाहे मैथ्स लिया हो, बायोलॉजी लिया हो, या फिर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो। अब यहाँ पर हम उत्कर्ष आपकी कैसे मदद कर सकता है, तो उत्कर्ष पर आपका जो एमपीपीएससी का 3 ईयर फाउंडेशन बैच है ये स्टार्ट हो चुका है। तो एमपीपीएससी एक ऐसी एग्जाम है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप सिस्टम में घुस सकते हैं, आप ब्यूरोक्रेसी में जा सकते हैं और आप अधिकारी बन सकते हैं। तो डिप्टी कलेक्टर बनने का सपना रखते हैं, डीएसपी बनने का सपना रखते हैं, तो आप ये 3 ईयर फाउंडेशन कोर्स हमारे साथ कर सकते हैं। और आपको करना ये है, कोई से भी ग्रेजुएशन सेक्टर से आप हो, अगर आपने अभी 12th पास की है और आप अभी ग्रेजुएशन के साथ साथ में आप चाहते हैं कि मुझे 3 साल के बाद में बिल्कुल डिप्टी कलेक्टर बनना है, मैं बिल्कुल 1 साल भी ड्रॉप लेके अपना 1 साल बर्बाद करके, या फिर मैं करियर के बारे में नहीं सोचूंगा या सोचूंगी, बचपन से आपका सपना है ब्यूरोक्रेसी में जाने का, तो आपके लिए ये एमपीपीएससी 3 ईयर फाउंडेशन बैच लाया है उत्कर्ष क्लासेस। उत्कर्ष क्लासेस की ये जो फाउंडेशन बैचेस हैं ये 26 जून से स्टार्ट हो रही हैं। ये 3 ईयर टारगेटेड कोर्स है, 3 ईयर फाउंडेशन कोर्स है। अब ये 3 सालों में आप इसका ऑफर प्राइस देख लीजिए, अभी तक इसकी जो प्राइस है वो 2,70,000 हुआ करती थी ओरिजिनल प्राइस, लेकिन अभी ये ऑफर चल रहा है और ये ऑफर हटेगा भी, तो बहुत ही सीमित ऑफर है ये। ऑफर प्राइस है इसकी 1,40,000, 1,40,000 में आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। 3 ईयर का ये जो प्रोग्राम है, 3 साल तक क्या पढ़ाया जाएगा, कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि 3 साल में तो क्या ही प्रिपरेशन होगी, हो सकता है कि हमारी कोई प्रिपरेशन ना हो या हमने जो फीस भरी है वो वेस्ट हो जाए। तो पूरी तरीके से प्रॉपरली ये जो 3 साल का कोर्स है, इस 3 साल के कोर्स को क्लासीफाई किया गया है उत्कर्ष की टीम के द्वारा कि जो पहला साल है आपका, मतलब आप जब फर्स्ट ईयर में होंगे, तो जब आप फर्स्ट ईयर में होंगे तो फर्स्ट ईयर के साथ साथ में आपको क्या करवाया जाएगा, आपको एनसीईआरटी और एमपी जीके बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। अगर आप एमपीपीएससी के एग्जाम्स की बात करें तो उसमें सबसे बहुत ज़्यादा एक जो वेटेज होता है वो मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज का होता है। और आप वैसे भी अगर मध्य प्रदेश के रहवासी हैं तो आपको पता होना ही चाहिए मध्य प्रदेश के बारे में। तो एनसीईआरटी में क्या है, एनसीईआरटी में बस वही रहता है जो आपने 10th से लेकर 12th में पढ़ा या 6th से लेकर 12th में पढ़ा। तो 6th से लेकर 12th तक की जितनी भी चीज़ें हैं वो आप एक बार पढ़ चुके हैं, उनको प्रॉपर नोट्स में बनवा दिया जाता है, जिससे आप अपना जो फोकस है वो फोकस ला पाएँ कि पीएससी में किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये भी गाइड किया जाता है फैकल्टी के द्वारा पढ़ाते पढ़ाते कि ठीक है 6th क्लास की हिस्ट्री में अगर ये वाला टॉपिक दिया हुआ है तो ये वाले टॉपिक से एमपीपीएससी में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये पूरा गाइडेंस आपको मिलेगा जो पहला साल आपका होगा उस पहले साल में 3 ईयर फाउंडेशन कोर्स में। दूसरे साल में क्या किया जाएगा, दूसरे साल में आपको इंटीग्रेटेड मेंस और प्रीलिम्स, जो मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पर बताया, यहाँ पे सिर्फ एनसीईआरटी को फोकस किया जा रहा था और एमपीजीके को फोकस किया जा रहा था। बाकी के जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं, हिस्ट्री आता है, इकोनॉमिक्स आता है, साइंस आता है, पॉलिटी आता है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, करंट अफेयर्स आता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी सेकेंड ईयर में। आपका एक माइंड सेट बनेगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स प्लस मेन्स होगा। सिर्फ प्रीलिम्स बैच में फैक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और प्रीलिम्स और मेन्स की जो इंटीग्रेटेड बैच होती है इसमें आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। बिल्कुल बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा कि अगर आप ये सेकेंड ईयर, मतलब आप अगर ये 3 ईयर प्रोग्राम में हैं और आप सेकेंड ईयर में उत्कर्ष क्लासेस से जुड़े हुए हैं तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट दिखेगा आपकी ग्रेजुएशन के मार्क्स में भी, क्योंकि आपको आंसर राइटिंग स्किल्स यहाँ पर सिखाई जा रही हैं, जो स्किल्स आपके कॉलेज के एग्जाम्स में भी बहुत काम आएंगी, ग्रेजुएशन के एग्जाम्स में भी बहुत काम आएंगी। उसके बाद लास्ट में जो तीसरा साल बचेगा उस तीसरे साल में सिर्फ आंसर राइटिंग करवाई जाएगी और रिवीजन करवाया जाएगा। मतलब 2 साल में पूरा जनरल नॉलेज, पूरे सब्जेक्ट्स आपके कवर करवा दिए। अब 2 साल में आप जो जो चीज़ें भूल गए हैं उनका पूरा रिवीजन, आंसर राइटिंग करवाई जाएगी। मतलब रेगुलर आपके क्लास टेस्ट हुआ करेंगे जिसके थ्रू आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हो। जैसे ग्रेजुएशन फिनिश हो वैसे ही आप एक पोस्ट ले लो। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर किया जाता है उत्कर्ष क्लासेस के ये जो 3 ईयर प्रोग्राम है इसमें। इसके की फीचर्स क्या हैं, इसके की फीचर्स हैं कि आपको अपडेटेड और
अपग्रेडेड नोट्स मिलेंगे जो लेटेस्ट सिलेबस पर आधारित हैं, वैसे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, हार्ड कॉपी में नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। रेगुलर आपके टेस्ट होते हैं, और आप ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि हम पढ़ते जाते हैं, लेकिन अगर हम टेस्ट नहीं देते, अगर हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आदत नहीं है, तो हमारा पढ़ा हुआ काम नहीं आता, और ये आदत हमारी बनती है रेगुलर टेस्ट देके। तो रेगुलर टेस्ट होते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं कि अगर आपके किसी पर्टिकुलर चीज़ टॉपिक में डाउट है, आपको क्लास में तो समझ में आया था, घर पे जाके पढ़ा तो आपको डाउट आया, या कोई घुमा फिरा के आपने क्वेश्चन अगर कोई सा देखा एग्जाम में तो आपको डाउट आया, तो आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस भी क्लास के बाद में प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका ओवरऑल होगा ही, उसके अलावा मोटिवेशनल सेशंस भी आपके होंगे कि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स 3 साल का ही जो ड्यूरेशन है ट्वेल्थ के बाद का जो आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं 3-4 साल का, इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में आते हैं। कुछ बच्चे इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक होना, मतलब कुछ ऐसी ट्रेजेडीज लाइफ में होती रहती हैं, फैमिली में होती रहती हैं, और जब हम फैमिली का एक हिस्सा हैं और अब हम मैच्योर हिस्सा हो चुके हैं, मतलब अब हम वयस्क हो चुके हैं, तो हमें माता पिता सारी बातें शेयर भी करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें चीज़ों को बैलेंस बनाने में समझ में नहीं आता कि फैमिली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसके साथ में पढ़ाई को कैसे कैरी ऑन किया जाए। तो ये इसके लिए आपके मोटिवेशनल सेशंस भी होते हैं, आप बाकायदा अपने टीचर से बातें भी कर सकते हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम्स भी बता सकते हैं, और आप एक मोटिवेटेड रहेंगे अपनी पढ़ाई के लिए कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे पढ़ाई से फोकस नहीं हटाना है। तो बाकी की सारी चीज़ें सेकेंडरी चलती रहेंगी, पढ़ाई फर्स्ट नंबर पर प्राइमरी चलती रहनी है। तो ये मोटिवेशनल सेशंस भी होते हैं। हिंदी और इंग्लिश के लिए सेपरेट बैचेस रहती हैं। ये सबसे बड़ा की फीचर मैं बताऊंगी कि अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से हैं तो आपको हिंदी माध्यम में मिलेगा बैचेस, और अगर आप अंग्रेजी माध्यम से हैं तो इंग्लिश माध्यम में आपको बैचेस मिलेंगी, ताकि आपको समझने में कोई मुश्किल ना हो कि टीचर क्या बोल रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, आपको समझने में कोई मुश्किल ना आए, नोट्स आपके प्रॉपर बनते जाएँ। तो ये सारे की फीचर्स और ये सारी बातें थी 3 ईयर प्रोग्राम से रिलेटेड। और एक और बात यहाँ पर है, अगर अभी आपको जो मैंने फ़ीस बताई थी, क्या फ़ीस थी यहाँ पर 1,40,000। मान लीजिए कि आप में से कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो मिडिल क्लास से भी लोअर क्लास से आ रहे हैं, या फिर जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ समय से अच्छी नहीं है, और जिनको लग रहा है कि ये जो 1,40,000 है, ये 1,40,000 भी ज़्यादा है। तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि अब हमारे सपने टूट गए या फिर अब तो हम अधिकारी बन ही नहीं पाएंगे। उत्कर्ष क्लासेस आपके लिए स्कॉलरशिप लेकर आया है, जिसमें आपको 90%, मैं 50% भी नहीं बोल रही हूँ, 90% तक स्कॉलरशिप मिलेगी। बस आपको रैंक लानी पड़ेगी, और ये जो स्कॉलरशिप है, ये स्कॉलरशिप आपको मिलेगी टेस्ट के आधार पर। ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट होगा 10th लेवल पर बेस्ड, मतलब आपने 12th पास की है, लेकिन 10th तक की जो NCERT आपने पढ़ी है 6 से लेकर 10th तक क्लास स्कूल में जो पढ़ा है, बस उसी पर बेस्ड आपका ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर आधारित ये टेस्ट होगा। उसके बाद ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट ऑफलाइन होगा 18 जून को, और ऑफलाइन ये जो टेस्ट है ये कहाँ पर होगा, उत्कर्ष क्लासेस भंवरकुआ पर होगा। तो भंवरकुआ इंदौर में आपको आकर ये टेस्ट देना है 11 बजे से 12 बजे, 12 AM से 12 PM के बीच में आप ये जो ऑफलाइन टेस्ट है, ये ऑफलाइन टेस्ट आके दे सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन नहीं आ सकते हैं और आपका ऐसा मन है कि जहाँ पर आप हैं वहीं से आप टेस्ट दे दें, आप इंदौर में रहते ही नहीं हैं, तो आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। ये जो ऑनलाइन टेस्ट है, ये ऑनलाइन टेस्ट 13 जून को होने वाला है। तो 13 जून को ऑनलाइन टेस्ट है और 18 जून को ऑफलाइन आपका टेस्ट है। इसका जो टाइमिंग है वो 10 बजे से, सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक है, ठीक है। इसके अलावा ऑफलाइन जो सेंटर्स हैं, वो ऑफलाइन सेंटर्स कहाँ कहाँ पर हैं, इंदौर में भी है और भोपाल में भी हैं जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं हमारे। कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है या मुझसे कोई पॉइंट आपका रह गया हो जो आपको अभी समझ में नहीं आ रहा हो, कोई डाउट आपके दिमाग में अगर आ रहा हो, तो ये जो हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 24/7, ये हेल्पलाइन नंबर आप लोगों के लिए ओपन है, तो आप इस पर कॉल करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, ठीक है। और अभी रजिस्टर कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको इसी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको लिंक मिलेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, तो रजिस्टर कीजिए और अपना जो करियर है उसको एक सही फोकस्ड डायरेक्शन में आगे लेकर जाइए उत्कर्ष की टीम के साथ। थैंक यू सो मच।